सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण की दृष्टि से बनावट के आधार पर वाक्यों के प्रकार। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं या बनावट के आधार पर वाक्यों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, इसके विषय में आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले हम लोगों ने वर्ण पढ़ा, वर्णमाला पढ़ा, फिर स्वर, व्यंजन, उसके बाद फिर हम लोगों ने शब्दों को बनाना देखा और शब्दों के बाद अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वाक्यों को पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद ये पूरा चैप्टर, आज की इस वीडियो के बाद ये पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, यानी कि ये पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, और टेस्ट कहाँ पर आपको देना है, टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में जाकर के आपको टेस्ट देना है, बिल्कुल फ्री है टेस्ट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की लिंक मिलेगी। उस लिंक पर आप क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आसानी से आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पर सभी विषयों के टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं आप। और जब वहां पर वीडियोस आएंगी तो किसी प्रकार का कोई ऐड नहीं आएगा, यानी कि कोई प्रचार नहीं आएगा, आसानी से आप वीडियोस को पूरा देख पाएंगे। आपको सभी विषयों की पीडीएफ भी मिलेगी। तो जो भी प्रशिक्षु ऐप को डाउनलोड करेंगे उनको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। तो आप सभी प्रशिक्षु अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं और अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को ऐप को डाउनलोड करने को कहें, क्योंकि आप लोग को बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है फोर्थ सेमेस्टर में। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में अच्छा प्रदर्शन किया था, वैसे ही आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में भी बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। दोस्तों, इसके लिए आपको सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना होगा, जिस तरीके से यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं व्याकरण की दृष्टि से या बनावट के आधार पर वाक्यों के प्रकार। तो व्याकरण की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं 3 प्रकारों में। सबसे पहले है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में सिर्फ एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि मोहन खाना खाता है। तो एक कर्ता, इस सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में कर्ता कौन है, खाना खाने का काम कौन कर रहा है, मोहन, मोहन कर्ता हो गया। और इस पूरे सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, एक ही काम तो हो रहा है, खाना खाने का ही तो काम हो रहा है। तो एक कर्ता सिर्फ एक ही काम कर रहा है, यानी कि जिस वाक्य में सिर्फ एक कर्ता और एक ही क्रिया होगी उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। जैसे राम बाजार जाता है। तो इसमें भी क्या है, राम सिर्फ एक करता है ना, और बाजार जाना क्या हो गई, क्रिया, कहाँ वह जा रहा है, बाजार जा रहा है, सिर्फ एक काम कर रहा है। तो जब एक समय में एक कर्ता और एक ही क्रिया को करता है या एक ही काम होता है जिस वाक्य में, वह वाक्य क्या कहलाता है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। अब इसके बाद है दोस्तों मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में मुख्य वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी कि इसमें बताया गया है कि एक मुख्य वाक्य होता है और उस मुख्य वाक्य के साथ या एक से अधिक उसके साथ क्या होते हैं, उपवाक्य होते हैं। तो मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक मुख्य वाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य, यानी कि उसी के साथ जुड़े हुए उपवाक्य होते हैं। जैसे कि पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही सभी जवान आगे बढ़े या सभी जवान आगे बढ़ गए। तो सभी जवान आगे बढ़ गए, यह क्या है, यह प्रधान वाक्य है या मुख्य वाक्य है। और कब वह आगे बढ़ते हैं, सभी जवान आगे बढ़ने का काम करते हैं कब, जब पुलिस अधीक्षक आज्ञा देते हैं। तो ये जो आज्ञा वाला ये पूरा सेंटेंस है, पुलिस अधीक्षक की आज्ञा, यह हो जाएगा उपवाक्य। और प्रधान वाक्य क्या हो जाएगा, सभी जवान आगे बढ़े, क्योंकि जिसमें काम हो रहा होगा उसे हम प्राथमिकता देंगे उस वाक्य को। देखिए, सभी जवान आगे बढ़ने का काम कब कर रहे हैं, जब पुलिस अधीक्षक ने उनको आज्ञा दी है। तो इस वाक्य में सभी जवान आगे बढ़े, यह प्रधान उपवाक्य है और पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही अधीन उपवाक्य है। तो प्रधान उपवाक्य, सभी जवान आगे बढ़ गए, और पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही यह क्या हो गया, अधीन उपवाक्य हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मिश्रित वाक्य भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य, इसमें
जितने भी उपवाक्य होते हैं सब प्रधान होते हैं। इसमें कोई प्रधान या अधीन उपवाक्य नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि राम कक्षा में गया परंतु वहां मोहन नहीं था। तो राम कक्षा में गया परंतु वहां मोहन नहीं था। तो राम और मोहन से जो सेंटेंस बने हुए हैं ये क्या है, अपने आप में दोनों प्रधान है। तो राम कक्षा में गया तथा वहां मोहन नहीं था, इन दोनों के योग से ही यह संयुक्त वाक्य बना है। जुड़ा किससे है, परंतु, किंतु, इन सभी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे वाक्य जो किंतु, परंतु इस तरीके से जुड़े होते हैं उन वह क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। और इनमें दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा व्याकरण की दृष्टि से सरल या साधारण वाक्य, इसके बाद मिश्रित वाक्य और इसके बाद संयुक्त वाक्य। अब हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार। क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। फोर्थ सेमेस्टर में जितनी वीडियोस मैं लेकर के आ रही हूँ, आप लोग सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं हर वीडियो में ये बताने की कोशिश करती हूँ कि जितनी भी वीडियोस मैं लेकर के आती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। पहले इन वीडियोस के लिए आपके लिए नोट्स बनाना पड़ता है, फिर वीडियोस बनानी पड़ती हैं, वीडियो को एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं बीच में। और आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस लेकर के आना ताकि आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल सके। तो दोस्तों आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में, जिससे जितने भी प्रशिक्षु हमारे भाई बहन हैं डीएलएड के सभी लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे। क्योंकि इतनी मेहनत से ये वीडियोस बन रहा है, तो अगर सभी प्रशिक्षुओं तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर पढ़ाने का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हर एक प्रशिक्षु तक ये वीडियोस पहुंचे। दोस्तों आप सभी लोग 2019 बैच के प्रशिक्षु, आप सभी लोग जितने भी प्रशिक्षु मेहनत से पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग जीवन में निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप लोगों को मैंने बार बार वीडियोस में बताया है कि अभी आपका फोर्थ सेमेस्टर है, आप फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हो, आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सब क्वालिफाई करना है, तभी आप शिक्षक बनोगे प्राइमरी के। तो इसीलिए आप लोगों को अभी से मेहनत करनी है, अभी से अपने नोट्स बनाने हैं, अभी से तैयारी करनी है। समय कभी भी कल नहीं आता, जो आज है इसी को हमें बेहतर बनाना है। कल का समय कैसा होगा हमें नहीं पता, लेकिन आज का जो समय हमारे पास है अभी जो है, इसमें हम जितना बेहतर कर सकते हैं हमें उतना बेहतर करने की कोशिश करनी है। हमारे पास बहुत टाइम है, आपको पता है, आप सभी लोग के पास बहुत टाइम है। बस क्या करना है, सभी विषयों को बराबर समय देते हुए पढ़ते चलना है, क्योंकि जितनी मेहनत आप करोगे आज, उसका परिणाम आपको कल देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात जो आप लोग डीएलएड कर रहे हो, डीएलएड में सबसे अच्छी बात आप लोगों को पता है क्या है, वो ये है कि आप लोग इसमें साइंस पढ़ ले रहे हो। 4-4 सेमेस्टर की साइंस, जो विज्ञान आप पढ़ रहे हो, यही विज्ञान आपको यूपी टेट में भी मिलेगा और सुपर टेट में भी मिलेगा साइंस। इसके अलावा जो आप लोग गणित पढ़ रहे हो चारों सेमेस्टर में, 4 सेमेस्टर में अगर मेहनत से किसी बच्चे ने गणित पढ़ा है, सारे सारे के सारे रूल्स अच्छे से पढ़े हैं, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ उस गणित को पढ़ के यूपी टेट ही नहीं बल्कि सुपर टेट की भी तैयारी बेहतर कर रहे हो। इसके अलावा दोस्तों आप लोग संस्कृत अगर आपने मेहनत से पढ़ी है, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, तो आप लोगों की संस्कृत भी तैयार हो रही है। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आपकी हिंदी भी तैयार हो रही है। खासकर ये जो फर्स्ट पेपर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें आधे से अधिक आप लोगों ने खुद देखा, स्वर, व्यंजन, उनके प्रकार, वर्णों के उच्चारण स्थान। अभी आप लोग विलोम शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द, इसके अलावा विराम चिन्ह, ये सब क्या है, ये सब हिंदी ही तो है। आप एक तरीके से जो फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हो, आधे से अधिक आपकी हिंदी का सिलेबस तैयार हो जा रहा है, यूपी टेट के लिए भी, सुपर टेट के लिए भी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मेरे कहने का बस मीनिंग यही है कि आप लोग जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो और तैयारी करते चलो, क्योंकि आपका लक्ष्य आपको हासिल करना है और उसके लिए हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी मेहनत ही क्या करेगी, आपको एक दिन सफलता दिलाएगी। कछुए और खरगोश वाली कहानी तो आप लोगों ने सुनी है ना। कछुआ धीरे धीरे ही चला था, लेकिन वह अपने टारगेट पर पहुंच जाता है और खरगोश सोता ही रह जाता है। तो इसलिए कछुए की चाल से ही चलिए, लेकिन चलिए, ना चलने से तो बेहतर है कि कछुए की चाल ही स्टार्ट करिए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रही हूँ क्लास के बीच में, उसका रीजन यही है कि आप लोग नोट्स बनाइए, पढ़िए। आप लोगों को किसी के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपनी मंजिल खुद तय करनी है, खुद सेल्फ स्टडी करनी है, खुद पढ़ना है, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए।
और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि एकेडमिक जल्दी नहीं हटेगा, आप लोगों को पता ही है। आप लोग डीएलएड कर रहे हो, आप लोग जितना अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आओगे, 90% से ऊपर 92, 93, 95, 5% जितना आप प्राप्त कर सकते हो, जितना अच्छा आप नंबर प्राप्त करना चाहो उतना अच्छा प्राप्त कर सकते हो। फोर्थ सेमेस्टर में आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग मेहनत करिए और इसमें भी आप अच्छा परसेंटेज बनाइए, क्योंकि आपको पता है 40% एकेडमिक भी जुड़ता है सुपर टेट में। तो बहुत जरूरी है कि इसमें भी आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। तो जो मेहनत आप कर रहे हो थोड़ा थोड़ा ही करो, लेकिन करो। ये नहीं कि एक दिन हमने पढ़ाई की और फिर 2 दिन 3 दिन हमने कुछ पढ़ाई नहीं की, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए। आप भले 2 ही 3 ही घंटा पढ़ो रोज, 2 ही 3 घंटा बहुत है। अगर इतना भी नहीं आप पढ़ सकते हो तो फिर आपने जो आज पढ़ा है वो 2-3 दिन आप नहीं पढ़ोगे तो आप भूलने लगोगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कंटिन्यू आप स्टडी बना के चलिए। सुबह शाम का अपना शेड्यूल आप फिक्स कर लीजिए कि इतना टाइम तो मुझे पढ़ना ही है। और क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी, आपको पता ही है, क्योंकि जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि आपके लिए रेगुलर क्लासेस हम लेकर के आए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें कॉलेज फ्रेंड्स को, और जितना आप शेयर करेंगे उतने अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचेंगे। और हमारी जो मेहनत है वो तभी सफल होगी जब एक एक प्रशिक्षु तक हमारी वीडियोस पहुंचेंगी और हमारी मेहनत पहुंचेगी। सभी वीडियोस को देखते रहिए और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आए आप कमेंट करके हमसे पूछते रहिए। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्ता प्रधान वाक्य, कर्म प्रधान वाक्य और भाव प्रधान वाक्य। तो सबसे पहले हम कर्ता प्रधान वाक्य देखेंगे। कर्ता प्रधान वाक्य का मतलब ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, हरि पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर हरि पढ़ रहा है। तो देखिए, जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है इसमें कर्म का होना आवश्यक नहीं होता, अर्थात कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है इसमें कर्म का होना आवश्यक नहीं होता है, अर्थात कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि हरि पुस्तक पढ़ रहा है या हरि पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? हरि कर रहा है ना। अब वो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, पत्रिका पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है कुछ नहीं पता है, तो भी यह कर्ता प्रधान वाक्य होगा। हरि पुस्तक पढ़ रहा है, हरि पढ़ रहा है, तो मुख्य यहाँ पर क्या है? इस वाक्य में हरि, कर्ता कौन है? हरि, और हरि पर यानी कि कर्ता पर ही फोकस किया गया है कर्ता प्रधान वाक्य में। ठीक है। अब जो कर्म प्रधान वाक्य होगा, दूसरा है कर्म प्रधान वाक्य। जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है इस प्रकार के वाक्यों में कर्म का होना आवश्यक है। यानी कि जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है उन वाक्यों में कर्म का होना क्या है? आवश्यक है, या इस प्रकार के वाक्यों में कर्म का होना आवश्यक होता है। जैसे कि सीता पुस्तक पढ़ती है। इस वाक्य में पढ़ती क्रिया पुस्तक कर्म में से संबंधित है। सीता क्या पढ़ती है? पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ने का काम किससे हो रहा है? पुस्तक से हो रहा है। तो पढ़ने का काम, यह क्या क्रिया है, लेकिन हो किससे रहा? पुस्तक से। पुस्तक से ही तो वह पढ़ रही है, तो पुस्तक से संबंधित है। पढ़ने का काम पुस्तक, यानी कि पुस्तक से संबंधित है। पढ़ने का काम बुक से ही तो होगा, तो पढ़ना किससे संबंधित है? बुक से। तो बुक क्या है? कर्म है यहाँ पर, और पढ़ना क्रिया है, तो इसीलिए यह कर्म प्रधान वाक्य हो गया। अब इसके बाद देखिए भाव प्रधान वाक्य। भाव प्रधान वाक्य क्या होते हैं? वे वाक्य जिनमें क्रिया प्रधान होती है उन्हें भाव प्रधान वाक्य कहते हैं। जिसमें क्रिया प्रधान होती है, जैसे कि सुदामा जी की दीनहीन दशा देखकर कृष्ण रो पड़े। तो कृष्ण रो पड़े, यहाँ पर देखिए आप भाव पता चल रहा है ना। रोना क्या है? एक तरीके से भावनाओं को ही प्रकट करना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, वे वाक्य जिनमें क्रिया प्रधान होती है उन्हें भाववाच्य वाक्य कहते हैं। तो सुदामा जी की दीनहीन दशा देखकर कृष्ण रो पड़े, यह किस प्रकार का वाक्य है? भाव प्रधान वाक्य है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, साहित्यिक दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? साहित्य की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ये भी होते हैं। पहला है संयत वाक्य। ऐसे वाक्य जो आदि से अंत तक पाठक की जिज्ञासा को बनाए रखते हैं तथा भावों के स्पष्टीकरण में समर्थ होते हैं, संयत वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि भारत में जो हिंदू होते हैं वो मंदिरों में पूजा करते हैं, सिख होते हैं गुरुद्वारों में पूजा करते हैं,
जो ईसाई होते हैं वो गिरजाघर में पूजा करते हैं और जो मुसलमान होते हैं वो मस्जिदों में पूजा करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसे वाक्य जो शुरू से लेकर के लास्ट तक जो पाठक है, जो पढ़ रहा है इस बुक को या किताब के इन वाक्यों को, उसकी जिज्ञासा बनी रहती है, तो यह होते हैं संयत वाक्य। इसके बाद देखिए शिथिल वाक्य। शिथिल वाक्य क्या होते हैं? शिथिल वाक्य ऐसे वाक्यों में महत्वपूर्ण भाग पहले आ जाता है, फिर उस भाव या विचार की व्याख्या की जाती है, जिससे जिज्ञासा समाप्त हो जाती है और पाठक या श्रोता ऊबने लगता है। तो जो शिथिल वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में जो मुख्य वाक्य है वह पहले ही बता दिया जाता है। जब पहले ही बता दिया जाता है तो फिर जिज्ञासा नहीं रह जाती है लोगों की उन वाक्यों को पढ़ने में। जैसे कि अगर मैं किसी फिल्म की कहानी आप लोगों को पहले ही उसकी एंडिंग बता दूं, यानी कि इस फिल्म में ये इस तरीके से इसकी एंडिंग होने वाली है, तो अगर आप उस फिल्म को देखोगे तो आपके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं रहेगी, क्योंकि आपने सारी उस पिक्चर या उस फिल्म के बारे में सारी पूरी स्टोरी आप लोगों ने पहले ही सुन रखी है किसी से। तो इस तरीके से अगर हमें पहले ही जो मुख्य चीज है या जो पिक्चर में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है लास्ट का, उसको हमने आपने किसी को बता दिया है और वह फिर जाकर के उसे देख रहा है, तो उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसे तो पूरी कहानी पता ही है। तो इस तरीके से जो शिथिल वाक्य होते हैं, इसमें जो मुख्य वाक्य है उसे पहले ही बता दिया जाता है। अब देखिए, जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश है इसका मतलब क्या? कृषि प्रधान का मतलब क्या होगा? यहाँ के लोग खेती करते होंगे और ये लोग अपने खेतों में अनाज उगाते हैं और वे सादे कपड़े पहनते हैं। किसान तो सादे कपड़ों में ही रहते हैं, बहुत चमकदार तो रहते नहीं है। तो इस तरीके से जो भारत है कृषि प्रधान देश है, यह बताने के बाद सारी बातें तो खुद ही समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो भी शिथिल वाक्य होते हैं, इनमें मुख्य वाक्य पहले ही बता दिया जाता है और फिर पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, इसीलिए इन्हें शिथिल वाक्य कहते हैं। फिर है संतुलित वाक्य। संतुलित वाक्य में वाक्यांश आपस में जुड़े रहते हैं तथा प्रत्येक वाक्यांश का अपना एक अस्तित्व होता है। संतुलित वाक्य की विशेषता होती है कि अंतर वाक्यों की क्रमबद्धता एवं प्रभावोत्पादकता, यानी कि जो वाक्य होते हैं संतुलित वाक्य, इनमें क्या होता है? क्रमबद्ध होते हैं ये, और ये अपना प्रभाव भी छोड़ते हैं। जैसे कि सत्यम शिवम सुंदरम, अगर इनमें से किसी एक वाक्य को निकाल दिया जाता है तो भाव या इनमें से किसी भी एक शब्द को हम कह सकते हैं, शब्द को अगर निकाल दिया गया तो भाव या विचार क्या रह जाएगा? अधूरा। जैसे कि सत्यम शिवम सुंदरम, आपने जहां भी देखा होगा इन तीनों को एक साथ देखा होगा। किसी भी व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में सत्यम शिवम सुंदरम होना ही चाहिए। तो हमारे चरित्र गठन के लिए ये तीन आधार स्तंभ हैं। तो इस तरीके से सत्यम, शिवम और सुंदरम, इन तीनों को इकट्ठे क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के चरित्र के गठन में तीन आधार स्तंभ होते हैं। तो आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा व्याकरण के आधार पर या बनावट के आधार पर वाक्यों के प्रकार, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसके बाद क्रिया के आधार पर आपने पढ़ा वाक्यों के प्रकार, कर्ता प्रधान वाक्य, कर्म प्रधान वाक्य और भाव प्रधान वाक्य। इसके बाद आप लोगों ने देखा साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के प्रकार, संयत वाक्य, शिथिल वाक्य और संतुलित वाक्य। इस तरीके से आप लोगों ने ये पूरा फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर है, इसका लास्ट वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐप पर ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप सिंपली टारगेट यूपी टेट सीटेड ऐप सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पर आसानी, प्ले स्टोर पर जाकर के आसानी से सर्च भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और लाइक और कमेंट करके जाइएगा। तो दोस्तों, आप लोग सभी वीडियोस को पढ़ लीजिए और टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट देने के बाद आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, और इसी में आपको बताना है कि आप कितने मार्क्स कर पा रहे हो अपने फर्स्ट पेपर में। तो इस वीडियो के नीचे अधिक से अधिक लोग कमेंट करके मुझे बताइए कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहां कहीं भी कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।